हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचए वाले। तो सीईटी पीजी 2026 हो या फिर यूजीसी नेट 2025 हो या फिर आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर सेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये है प्रमुख शब्दावली से, यानी कि जो भी टर्म्स होते हैं उससे ये वीडियो है। तो ये जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग टर्म्स की वजह से, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसका अर्थ हम नहीं जान पाते हैं, और अभी रिसेंट का जो पैटर्न है इसमें ये सारे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। तो अब हम ये सीरीज लाएंगे, जो भी आपकी एंशिएंट के टर्म्स हैं या फिर मिडवर्ल्स के या फिर मॉडर्न में जो प्रमुख एक शब्दावली से क्वेश्चन आता है उसका सीरीज हम लेके आएंगे। तो आज हम मेनली आपके जो टर्म्स हैं उसमें देखेंगे स्टोन एज में जो टर्म्स हैं, यानी कि पाषाण काल में जो टर्म्स पूछे जाते हैं कि इस शब्दावली का क्या अर्थ है। उसके बाद इंडस वैली के टर्म्स को देखेंगे, इंडस के बाद हम लोग वैदिक एज को देखेंगे। यानी कि आज हम लोग तीन एज के टर्म्स को देखेंगे कि इनमें जो प्रमुख शब्दावलियां यूज होंगे उसका अर्थ क्या है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत छोटी है पर मोटी बातें हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक बीएचयू वाले ऐप को नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड करिए और बिल्कुल आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप एएससी के हैं, ज्योग्राफी के हैं या फिर हिस्ट्री के हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं, अपने आज के टॉपिक को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रमुख शब्दावलियां हैं इतिहास में, जो कि आपके एएससी के बच्चे हो, चाहे हिस्ट्री के, चाहे यूजीसी नेट के, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक, तो पहला जो टर्म है मेलुआ, आपका मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू है कि मेलुआ क्या है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये जो मेलुआ है इसका समीकरण हम लोग करते हैं सिंध प्रदेश से। ठीक है, और सुमेरियन लेखों में भी हमें इसका नाम जिक्र मिलता है। और इसे मेलुआ, ये जो होते हैं उन नगरों के व्यापारी मेलुआ व्यापारियों से व्यापार करते थे, इसका ज्ञात हमें सुमेरियन लेखों से होता है। तो मेलुआ का अगर कहीं भी टर्म आएगा तो इसे सिंध प्रदेश से जोड़ दीजिएगा, ट्रेड से जोड़ दीजिएगा और सुमेरियन लेखों से जोड़ दीजिएगा। अगर ये तीन चीज भी आपको दिख जाए तो आपका ये एक क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाउस्टफ्रेडेन। ठीक है, बाउस्ट्रोफ्रेडेन ये एक प्रकार की लिपि है। क्या है ये? एक लिपि या फिर लेखन प्रणाली है। इसमें एक तरह से कुछ कह ले तो इधर से हम लोग इसे, इसमें जो लेखन प्रणाली है इसमें पहली पंक्ति दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इधर से हम लोग लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं, यानी कि कुछ इस तरह से आपका ये लेखन प्रणाली होता है। ठीक है, इस तरह से कह ले तो ये एक जो है कि लेखन प्रणाली होती है। ये आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू रह चुका कि ये क्या है। तो ये एक लेखन प्रणाली है जो कि दाहिने से बाहिने की पहले लिखी जाती है, फिर दूसरी पंक्ति हम लोग बाएं से दाएं लिखी जाती है, और यही क्रम निरंतर चले आता है। तो अब आपके एग्जाम में अगर आ गया कि क्या है बर्स्टफ्रेडन, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है। ओके, चलिए दूसरा है कायस्थ संस्कृति क्या है। ठीक है, ये हमारी बेसिक से क्वेश्चन है जिसे हम गलत कर देते हैं। तो कायस्थ संस्कृति जो है कि जिसका नाम कायस्थ क्यों पड़ा, तो ये चंबल नदी की एक क्या है, उपनदी या फिर सहायक नदी है। ठीक है, जो कि काली सिंध के तट पर स्थित है, और क्षेत्र के नाम पे ही इसका नाम, इस संस्कृति का नाम जो है कि कायस्थ संस्कृति रख दिया गया। यानी कि इस संस्कृति का जो भी हमें चीजें मिली है, एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पे ही हम लोग इसका नाम कायस्थ रख दिए। इस नदी के किनारे मिली है इसलिए। ओके, यहाँ पे पुरातात्विक उपकरणों में तांबे की कुल्हाड़ियां, पत्थर के सूक्ष्म हथियार, मन के, ये सारी चीजें हमें इस संस्कृति से प्राप्त हुई है। ठीक, तो कायस्थ संस्कृति आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, उसके बाद है सवालदा संस्कृति क्या है। तो सवालदा संस्कृति का नामकरण कैसे हुआ ये जानते हैं, और इसकी प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। तो इसका नामकरण सवालदा बस्ती के नाम पर हुआ। यहाँ के जो भी अवशेष मिले इस जगह से मिले थे, इसलिए हमें इसका नाम सवालदा संस्कृति, इस संस्कृति का रख दिया। और ये धुलिया जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, ये ताप्ती के पास ही सीमित है, ज्यादा दूर तक फैला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ हमें इसके जो प्रमाण है वो दायमाबाद के बाद से भी मिलते हैं। यहाँ से हमें मिले हैं लाल पत्थर पर लाल पर काले चित्रित बर्तन। इसकी मुख्य विशेषता यहाँ इस संस्कृति से जो हमें मिले हैं, जिनमें मछली, जानवर, इन सारे के चित्र हमें उकेरे हुए इनके बर्तनों पे देखने को मिलेंगे। ओके,
चलिए, ये स्वालता संस्कृति थी। अब हम लोग मालवा संस्कृति की बात करते हैं। देखेंगे आप, स्वालता हो गया, मालवा हो गया, कायथा हो गया, जोरवे हो गया, चिरांद हो गया, इन संस्कृति को हमें अक्सर कालक्रम में लगाने को दे देता है, या फिर इसमें से इन संस्कृति के बारे में क्या सही है, असेशन रीजन से भी क्वेश्चन दे देता है। इसके बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे मालवा संस्कृति क्या है। तो ये नर्मदा नदी तट पर माहेश्वर से नौदाटोली के आसपास इसके हमें प्रमाण मिले, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे ये संस्कृति बसी है। ठीक है। मालवा ताम प्रसाद संस्कृति के लिए एक विशेषता, यानी कि यहाँ पे हमें चालकोलिथिक पीरियड के बहुत सारे कल्चर, उसके बहुत सारे एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। यहाँ से हमें मालवा भांड ताम पाषाणिक मृत भांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हमें मृत भांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन, मृत भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे कारीगरी हमें देखने को मिले इस संस्कृति से। ओके। उसके बाद है जोखे या फिर जोरवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के नेवासा, दैमाबाद एवं पुणे जिले के चंदौली, सोनगांव, इमाम गांव में मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं, यानी कि महाराष्ट्र से हम इसका लेना देना कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जोरवे मिदबान पर लाल पर काले चित्रित, मतलब जोरवे के पास हमें जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वहाँ पे लाल पे काले चित्र हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में एक केंद्रीय क्षेत्र का पाया जाना भी यहाँ पे मुख्य विशेषता है इस संस्कृति की। ठीक। तो हम लोग धीरे धीरे स्टोन एज से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। चिरांद संस्कृति की बात करते हैं। चिरांद संस्कृति क्या है? तो पूर्वी भारत में भी ताम प्रसाद संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चिरांद आपका बिहार में एक जगह है। ठीक है। बिहार याद रखिएगा, चिरांद से आएगा तो यहीं से हमें हड्डी के भी साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। तो मिट्टी से थापे गए बांस के घर, छोटे औजार, जिन पत्थर के फलक इस संस्कृति की विशेषता है। और इसका समय काल 1500 से 1750 ईसा पूर्व है। और ये चिरांद, कायथा, जोरवे हैं, ये आपके CUET PG 2025 के PYQ रह चुके हैं। ओके। अब हम धीरे धीरे आगे वैदिक एज की तरफ, हम वैदिक एज की तरफ बढ़ते हैं। उसके हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं। ये हमारे स्टोन और उसके साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ टर्म्स को हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे रिवल क्या है, जो कि वैदिक एज को दिखाता है। ठीक है। रिवल क्या है? तो रिवल होता है ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट जुड़े मिले, जिसे जिनको खिल कहते हैं। सॉरी, रिवल नहीं था, खिल था। सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। खिल क्या है? तो ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट जुड़े मिले, जिनको हम लोग खिल कहते हैं, इसे ही खिल कहते हैं। तो ये खिल अगर आएगा तो इसे वैदिक एज से जोड़िएगा और हस्तलिखित प्रतियों से जोड़िएगा। ठीक। उसके बाद जोड़ेंगे वेद त्रयी। वेद त्रयी आ जाएगा कि वेद त्रयी क्या है, ये आपका PYQ भी रह चुका है। ठीक। तो वेद त्रयी कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो बनता है वेद त्रयी। इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। और वेद संहिता हम लोग चारों वेदों को मिला के बोलते हैं। अगर इसी में हम जोड़ दे अथर्ववेद, ठीक है, हमारा चौथा वेद जोड़ दे जो जादू टोना कर्मकांड से संबंधित है, अगर इसे भी हम लोग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वेद सहित संहिता। और अगर इसे निकाल देंगे तो ये बन जाएगा वेद त्रयी। ठीक है। याद रखिएगा, बाद में इसकी रचनाएं होंगी और ये थोड़ा सा अलग है इन तीनों वेदों से, इसलिए इसको वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। ठीक। अगले टर्म को देखते हैं। तो उसके बाद है होत्री। होत्री क्या होता है? तो होत्री अगर आएगा तो हमने इंडियन सोर्सेज जो पढ़ा है उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर होत्री आ गया तो इसे ऋग्वेद से जोड़िएगा। और ये होत्री ऋग्वेद का पुरोहित होता है, यानी कि जो भी मंत्रों का वाचन करना होता है, जो भी अग्नि में हमें आवाहन करना होता है, देवता को बुलाना होता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करना होता है, तो यही होत्री करता है, यानी कि पुरोहित करता है। ओके। उसके बाद है उद्गाता या फिर सामवेद। ठीक है। सॉरी, उद्गातक किससे रिलेटेड है? तो सामवेद का ये पुरोहित है। और ये जो है कि जब यज्ञ होता है तो उस समय ये मंत्रों का गायन करता है। ठीक है। तो ये भी एक तरह से देवताओं का आह्वान करता है। उसके बाद है अर्धव्यू, जो कि यजुर्वेद से जुड़ा है। और ये क्या करता है? ये यजुर्वेद का पुरोहित है और यज्ञ कर्म कांडों का ये बहुत अच्छे तरीके से अनुष्ठान करता है, विधियों को देखता है, सारी चीजों को ध्यान रखता है यज्ञ के समय। उसके बाद है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? तो ये अथर्ववेद का पुरोहित है और ये यज्ञ के समय उसका निरीक्षण करता है और इसे सर्वोच्च पुरोहित भी कहते हैं। सर्वोच्च पुरोहित भी इस ब्रह्म को कहते हैं, याद रखिएगा। ओके। उसके बाद अगर टर्म आएगा सप्त सैंधव।
अगर सप्त संधो आ जाएगा तो इस टर्म से हम लोग क्या जोड़ेंगे, आपने हमेशा सुना होगा। तो ये आपका वैदिक एज का एक टर्म है जिसका अर्थ होता है आर्यों के निवास स्थान को सप्त संधो कहा गया है। आर्य जहाँ पे निवास करते थे उस प्लेस को सप्त संधो के नाम से जोड़ा गया है। ठीक, अगर ये टर्म आ जाएगा तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका 15 नंबर ये टर्म दिख रहा है, इसको आप एकदम अपनी जुबान पे रट लीजिए, क्योंकि ये आपका यूजीसी नेट हो, सेट हो, सीयूटी पीजी हो, सब में ये आपका बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। आगे तो इनका पूरा पांचों का नाम याद कर लिएगा। इन्हें बोलते हैं पंचजन। क्या बोलते हैं? पंचजन, जिनका वर्णन हमें अपने सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, जो है अनु, द्रुहु, पुरु, त्रुवसु और आपका यदु। यहाँ पे यदु है, युद्ध नहीं है, यदु है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ए अनु, डी दुहु, पी पुरु, टी त्रु और ये वाई यदु। तो ए डिप्टी से याद कर सकते हैं ये, और ये बिल्कुल याद कर जाइए, रट जाइए, क्योंकि ये आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था, जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद है आपका वेदांग। वेदांग का अर्थ होता है वेदों का अंग, जो कि कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं, ठीक है। वेदों यानी कि सही संहिता, जो वेद है, संहिता मतलब कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को मिला देंगे तो संहिता कहते हैं। कि अर्थ को अच्छे तरीके से सरलता से समझने के लिए वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में जो सहायता होते थे, सहायता करते थे, तो इसलिए हमें वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, वेदों के अंगों की रचना की, जिसे सारे वेदों को हम लोग सरलता से समझ सके। और ये वेद होते थे शिक्षा, 6 कौन से होते थे? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, निरुक्त, छंद और आपका शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, और एक छठा आपका होता था, और छठा आपका होता था ज्योतिष। ठीक है, तो इन 6 वेदांगों को बिल्कुल यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं बचा है। ज्योतिष, इन 6 वेदांगों को बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरण्यक ग्रंथ क्या होते थे? अगर ये टर्म आ जाएगा तो आरण्यक ग्रंथ होते थे ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को आरण्यक ग्रंथ कहते थे। और आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। इन ग्रंथों को जंगलों में लिखा गया है, और ब्राह्मणों ग्रंथों के रहस्य को समझने के लिए, उनको इजी करने के लिए इस ग्रंथों को लिखा गया है। उसके बाद है प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक क्या है? तो वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। वैदिक काल में जो न्यायाधीश होते थे, जो न्याय करते थे, उन्हें हम लोग प्रश्न विनाक कहते थे। तो अगर ये टर्म प्रश्न विनाक आ गया, इसे वैदिक से जोड़ दीजिएगा, न्याय से जोड़ दीजिएगा और न्यायाधीश से जोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद है बहुत क्या है? तो वैदिक काल में कन्या के विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे, दिए गए उपहार को बहुत कहा जाता था। ठीक, कन्या को जो उपहार दिया जाता था उसे बहुत कहा जाता था। ये आपका वैदिक कालीन टर्म है, और बहुत सारे टर्म इससे पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद कुलप या गृहपति, मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू है। किसे कहते थे? तो परिवार के प्रधान को ऋग्वेद काल कह ले, वैदिक काल कह ले, उसमें कुलप या गृहपति कहा जाता था। जो हमारे घर के हेड होते थे, जैसे हमारे घर के सबसे बड़े अगर बाबा हैं या दादा हैं, उन्हें वैदिक एज में कुलप या गृहपति कहते थे। ओके, उसके बाद है जन या विष किसे कहते थे? ठीक, तो वैदिक कबीले को क्या कहते थे? जन या विष कहते थे, याद रखिएगा। ठीक, जिसे जन कहते थे। ठीक, जन या विष। परिषद किसे कहते थे? तो प्रजा की सैनिक सभा, जो बाद में चलकर राजा की सभा के रूप में कार्य करने लगी थी, उसे ही परिषद बोलते थे। परिषद यानी कि सभा। ठीक है, वैदिक काल में जो सैनिक सभा होती थी, जो बाद में राजा की सभा में कार्य करने लगी, उसे परिषद बोलते थे। ये वैदिक एज के टर्म है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद सभा की बात करेंगे। सभा क्या होती थी? तो सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए नियमित स्थानीय संस्था, इस स्थानीय संस्था को सभा कहते थे, और यहाँ पे स्त्रियों को भी प्रवेश था। ठीक है, एक सामान्य सभा। ठीक है, इसको सामान्य लोगों की सभा बोलते थे। ठीक है, सामान्य लोगों की सभा। सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कही गई हैं? सॉरी, अभी याद नहीं आ रही हमें।
अभी मैं भूल गए, ठीक है। सभा और समिति को दो पुत्रियां कहते हैं, अभी मुझे इसकी टर्म्स याद नहीं आ रही है, ठीक। समिति आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर से। तो ये यहाँ पे स्त्रियों का भी प्रवेश वर्जित था। समिति क्या होती थी? वैदिक काल में सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए केंद्रीय प्रशासकीय संस्था थी, और इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहते थे, ठीक। यहाँ पे जो होता था, बहुत हायर लेवल पे जो होता था, केंद्र पे जो होता था, उसको हम लोग समिति बोलते थे। हायर लेवल पे जो प्रमुख विषयों पे जो सभा की जाती थी, उसे समिति बोलते थे, ठीक। तो उसके बाद है अमाजू। उसके बाद है अमाजू। अमाजू किसे कहते थे? हाँ, तो ये सभा और समिति को अभी याद आ गया। प्रजापति की दो पुत्रियां, ठीक है, जो वैदिक देवता थे प्रजापति, उनकी पुत्रियां कहाँ गई है इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों संस्था को, दोनों संस्था थी वैदिक काल की, इन्हीं प्रजापति की दो पुत्रियां की गई। ये PYQ का है, ठीक। अब अमाजू क्या होता था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली कन्याएं अमाजू कहलाती थी, जो बहुत लंबे समय तक शादी नहीं करती थी, विवाह नहीं करती थी, तो उन्हें वैदिक काल में अमाजू कहते थे। ओके, ये आपका PYQ रह चुका है। नियोग प्रथा क्या होती थी? तो विधवा स्त्री का अपने देवर से या फिर देवर से विवाह वैदिक काल में नियोग प्रथा कहलाता था, यानी अपने पति के बाद किसी और से घर में विवाह करना, जो उनके छोटे भाई होते थे, तो उसे नियोग प्रथा कहते थे। ओके, निष्क क्या होता था? ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका PYQ है। तो ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम को निष्क कहा जाता था, यानी कि एक सिक्का होता था। बाद में ये एक प्रकार का आभूषण भी हो गया, एक तरह से बाद में देखिए तो आभूषण के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे विनिमय माध्यम के लिए निष्क का प्रयोग किया जाता था, ठीक। सीता क्या होती थी? तो ऋग्वेद काल में हल से बनी नालियां सीता कहलाती थी, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हल से बनी नालियां को सीता कहते थे। यव क्या होता था? ये आपका UGC नेट का PYQ है, यानी कि यव, जव को यव कहते थे। ऋग्वेद आर्य की सबसे प्रमुख फसल क्या थी? यव थी, जिसे जव हम लोग अब कहते हैं, तो उसे यव कहा जाता था। और ये अब ये भी टर्म याद रखिए कि ऋग्वेद काल की सबसे प्रमुख फसल थी। ओके, ये आपका UGC नेट का PYQ है। अयस क्या होता था? तो अयस जो है कि धातु के लिए यूज होता था। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द अयस तांबा, कांसा, इन सब का बोधक था। यहाँ पे लोहा भी लिख लीजिए, लोहे का भी बोधक था। और ये स्वर्ण से बोधक है। ये स्वर्ण से परिचित थे, किंतु चांदी से अनभिज्ञ थे। वैदिक काल के लोग चांदी को नहीं जानते थे, उससे अनभिज्ञ थे, ठीक। विदत क्या होती थी? ये आपका UGC नेट और PG का PYQ है। तो ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था को विदत कहते थे हम लोग। ओके, बलि क्या होती थी? ऋग्वेद काल में राजा को स्वेच्छा से जो कर देती थी प्रजा, एक प्रकार का दान था, उपहार था, उसे हम लोग बलि कहते थे। ये भी आपका PYQ है, ठीक। उसके बाद वज्रपति या फिर ग्रामीण किसे बोलते थे, ठीक। वज्रपति या ग्रामीण किसे कहते थे? ऋग्वेद काल में चारगाह के प्रधान को, जो चारगाह जहाँ पे पशु चरते थे, अपना घास फूस को खाते थे, तो उसके जो प्रधान होते हैं, यहाँ प्रधान होगा, ठीक, मतलब मुख्य को वज्रपति एवं लड़ाकों के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे, यानी कि युद्ध का जो नेतृत्व करता था उसको हम लोग ग्रामीणी बोलते थे, ठीक। याद रखिएगा। पुरोहित क्या होता था? यानी कि राजा का मुख्य परामर्शदाता, ठीक है, एक तरह से पंडित जी हम लोग कह ले, और राजा को सारे निर्णयों में सहयोग करते थे, उन्हें पुरोहित बोलते थे। बहुत ही मुख्य स्थान था इनका वैदिक काल में, ठीक। उसके बाद है संग्रहित क्या होता था? तो ऋग्वेद काल में मुख्य कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहते थे। जो कोषा के अध्यक्ष होते थे ऋग्वेद काल में, उन्हें संग्रहित बोलते थे। भागदूत क्या होता था? तो ऋग्वेद काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी को भागदूत बोलते थे। पालागल क्या होता था? तो ऋग्वेद काल में राजा का मित्र जो है कि पालागल कहलाता था। राजा का जो फ्रेंड होता था उसे पालागल बोलते थे। क्षत्रिय क्या होता था? वैदिक काल में विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाते थे, ठीक। उसके बाद है अदेयु क्या होते थे? तो देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले वैदिक युग में अदेयु कहलाते। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते थे उनको अदेयु कहते थे। जैसे से आस्तिक और नास्तिक है ना, उसी प्रकार से। रत्नी सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट PYQ है, ठीक है। रत्नी क्या होता था? तो राजा के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहते थे। जो सबसे उच्च अधिकारी होते थे, जो कि राष्ट्रीय यज्ञ में भी भाग लेते थे, उन्हें रत्नी बोलते थे, ठीक। उपसंपदा, अब ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड आ गए, इन्हें भी देख ही लेते हैं, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से है, ठीक। अब हमारा वैदिक ये खत्म हो गया, तो ये भी आपका UGC नेट का PYQ रह चुका है। UGC नेट का PYQ आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के काल में बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को, यानी कि जब आप बौद्ध संघ में एंट्री करते थे, जो भी एंट्रेंस लेते थे, तो उस समय एक प्रकार का जो भी समारोह किया जाता था, उसे उपसंपदा बोलते थे, ठीक। उसके बाद अनुशासन क्या होता था, ठीक।
तो बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। ठीक, उपासक क्या होते थे, तो गृहस्थ जो जीवन में रह के बौद्ध धर्म को जो मानते थे उन्हें उपासक बोलते थे। ठीक, उसके बाद हो गया महायान क्या होता था, तो बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति महायानी कहलाए। ठीक है, महायान क्या होते थे, जो भगवान को बुद्ध भगवान को देवता के रूप में पूजने लगे। ठीक है, देवता के रूप में पूजने लगे, उनकी मूर्तियों का पूजन करने लगे, वो महायान। बौद्ध धर्म देखेंगे कुषाण वंश कनिष्क के समय में दो भागों में बट जाता है, महायान हीनयान। महायान वाले भगवान को देवता के रूप में पूजने लगे और सभी को बोधिसत्व की शिक्षा देने लगे, सभी को बुद्ध बनाने को इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। लेकिन हीनयान जो है कि देवता के रूप में इनको नहीं पूजता है। और इसमें देखेंगे जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयानी कहलाते थे। ठीक, इन्होंने खुद के बोधिसत्व, खुद को बुद्ध बनाने पे ज्यादा जोर दिया। ठीक, उसके बाद है अणुवाद क्या है, तो वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति को अणुवाद कहते हैं। ठीक, जो भी वैज्ञानिक दार्शनिक विचारधारा की जो उत्पत्ति होती थी उसको अणुवाद कहते थे। ठीक, कैवल्य क्या है, ये आपका जैन धर्म का टर्म है। ठीक, तो निगंध एवं जितेंद्रियों को प्राप्त करने वाला पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाता है। यानी कि जब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे कैवल्य बोलते हैं, और तथागत बोलते हैं जब बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है संलेखना। संलेखना क्या है, तो उपवास द्वारा शरीर का जब त्याग कर दिया जाता है तो जैन धर्म में संलेखना कहलाता है। इस तरह संथारा भी बोलेंगे इसको। ठीक है, जैन धर्म जो श्वेतांबर और दिगंबर है तो ये लोग संलेखना और संथारा विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा संलेखना और संथारा। ठीक है, तो जब ये लोग क्या करते हैं इस विधि में, जब ये लोग जैन धर्म में क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं और फिर अपने शरीर के जो है कि बाल को नोच नोच कर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इसी विधि को जैन धर्म में संलेखना कहते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जब वो साउथ में जाता है तो इसी विधि द्वारा अपने शरीर का प्राण त्याग करता है। ठीक, उसके बाद है तेरापंथी एवं समैया। ये क्या है, तो जैन धर्म के दो समुदाय है। तेराय, इनमें तेराय श्वेतांबर होते थे जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और समैया दिगंबर होते थे जिन्हें वस्त्रों का त्याग करना पड़ता था। यानी कि दिगंबर एकदम मतलब नग्न होते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। ठीक, उसके बाद है आपका पूर्व क्या होता था, तो पूर्व महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत जो कि 14 होते थे, प्राचीन ग्रंथों में संकलित है, इन्हें पूर्व भी कहा जाता है। ये महावीर धर्म के मौलिक सिद्धांत है, इन्हें पूर्व कहा जाता है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक, उसके बाद अलवार कौन थे, तो अलवार आपके भारत में भागवत धर्म के उपासक थे। इनकी संख्या कुल 12 थी और ये विष्णु के प्रति श्रद्धा रखते थे। और नैनार आपके भगवान शिव के उपासक थे और इनकी संख्या 63 थी, जो कि दक्षिण भारत के संत थे। ठीक, तो हमने यहाँ तक अपना स्टोन एज, इंडस वैली, वैदिक और भक्ति वाला जो एंशिएंट में पार्ट है उसे देख लिया। अब हम लोग जो अगला वीडियो लाएंगे वो आपका मौर्य पीरियड से होगा, और बाकी जो आगे की है मौर्य, गुप्ता, सातवाहन, उसके टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।